अब एडिटर बनने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स आए? मैं 2-3 महीने तो मैं दिन भूल ही गया था। उल्लू वाला जिंदगी मैंने मतलब जी है 3 महीने पर। आपकी आंखें लाल होती हैं और उसमें भी कलर करेक्शन हो रहा होता। वीडियो एडिटर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? तो स्पीड, क्रिएटिविटी और क्वालिटी, आपको तीनों चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या वाकई वीडियो एडिटर का कैरियर एक टाइम पे एआई खा सकता है? जो एडिटिंग चल रही है ना, वो रफ एडिटिंग है। अगर किसी को एडिटर बनना है, उनके पास भी पैसे नहीं है, आप खाली एडोबी प्रीमियर मत सीखो। तो क्या वो यूट्यूब से सीखकर एडिटर बन सकता है? शुरुआत में आप कोर्स करते हो या सीखते हो, जरूरी नहीं है आपको तुरंत ही फ्रीलांस वर्क मिल जाएगा। आपकी जॉब जा सकती है या बॉस तुरंत आपको फायर आउट करने वाला है। ये मेरे ऊपर है ना, प्राइम टाइम में इतना जल्दी प्रेशर आ गया। आपने डार्क फेजेस क्या देखे हैं? वीडियो एडिटर क्या है, आपस में एक दूसरे एडिटर को अपना कॉम्पिटिटर समझता है। क्या एक अच्छा खासा इंसान इसमें सरवाइव कर सकता है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजनीश है और ये पॉडकास्ट करने का मेन रीज़न ये है कि मैं वीडियो एडिटर की जर्नी के बारे में बता सकूं। लोगों को लगता है कि ये वीडियो एडिटिंग जो है बहुत ही आसान है और बहुत ही फ़नी है, एंटरटेनमेंट के लिए लोग यूज़ करते हैं, बट इसके कई सारे जो पहलू हैं ना, वो आपने कभी ना देखे होंगे ना सुने होंगे। और ऐसी पहलुओं को कवर करने के लिए इस पॉडकास्ट में अपने साथ फर्स्ट टाइम अरविंद सिंह जी को लेकर आ रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस 13 इयर्स का है और उन्होंने काफ़ी सारे वीडियोस एडिट किए हैं। और जितने वीडियोस जो एडिटर एडिट करता है और जितने चैलेंजेस वो फेस करता है, उसके हिसाब से उसका एक्सपीरियंस भी उतना ही होता है। मेरे साथ अरविंद सिंह जी हैं। जी नमस्ते। तो अरविंद जी, सबसे पहला जो क्वेश्चन ये है आपसे, बच्चे जो हैं वो 12 पास करते हैं तो उनके पास एक कैरियर ऑप्शन होता है, तो क्या आपके पास भी वीडियो एडिटिंग का कैरियर ऑप्शन था या फिर आपने किसी को देख के मतलब एक अंदर आपकी जिज्ञासा हुई कि मुझे जो है वीडियो एडिटर बनना है? देखिए रजनीश जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूं कि आपने मुझे अपने चैनल पर एक अपनी सेल्फ की जर्नी के लिए मुझे बुलाया और मैं फिर से तहे दिल से आपका फिर से शुक्रिया करूँगा। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ जी। और मेरा जो आपने अभी बैकग्राउंड की बात करी कि मैं वीडियो एडिटिंग की लाइन में कैसे मैंने अपने आप को स्थापित किया, कैसे मैंने एंट्री की। 12th के बाद मैं जैसे ही अपना पास आउट हुआ तो उस टाइम पर मेरा क्या, सबकी ही बात करूंगा तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपनी कैरियर को लेकर, अपने खुद के लिए कि मुझे नौकरी करनी, मुझे पैसा कमाना है, मुझे बिजनेस करना है। तो वो उस टाइम पर बहुत सारी उसके सामने एक लाइन कहें या दिशा कहें बहुत सारी खुलती है। तो उस टाइम पर मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। +2 के बाद अपना BCA में एडमिशन लिया। जैसे हम गांव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर रहता भी है कि चाव होता है कि भाई कंप्यूटर का काम करें। तो कुछ पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि भाई मैं कहूँगा फिर से कि मैं किसान का बेटा तो हूँ, तो उसमें क्या हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना नहीं होता, ये आपको भी पता है। तो वो भी कि अच्छा खासा अमाउंट डाल के आपको इतने बढ़िया कोर्स में एडमिशन करवा दिया, आप वो भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो पारिवारिक स्थितियाँ कुछ ऐसी थी, आर्थिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होगी, तो मुझे अपनी जो BCA की जर्नी थी उसको कुछ टाइम के लिए रोकना पड़ा। मैंने सोचा कि भी हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे, तो फिर मैंने कुछ जॉब देखना शुरू किया। तो ऐसे ही मेरे जीजा जी हैं, वो अभी भी वो एक न्यूज़ चैनल है, अच्छा, उसमें एक सीनियर रिपोर्टर है वो, अच्छा, खबर फास्ट न्यूज़ चैनल में। तो उनका अचानक से मेरे पास कॉल आता है कि अरविंद ऐसी बात है, मैंने बात कर ली है तुम्हारे लिए, लेकिन कुछ टाइम तुम्हें है ना अपना कोर्स करना पड़ेगा वीडियो एडिटिंग का, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। तो मैं जिस लेवल पर अभी हूँ और जहाँ पर मैं पहुँचकर बात कर रहा हूँ आप लोगों से, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचाने का जो जरिया है वो मेरे जीजा जी रहे हैं, उनका थैंक यू बोलूँगा इसको। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था या? देखिए कोर्स, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि कोर्स आप जहाँ से भी कर सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी, आप कहाँ से कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप वहाँ जाकर कितना अपने उस चीज़ को, उसको कोर्स कर रहे हो, अपना पैशन बनाते हैं, कितना उस इंटरेस्ट के साथ उसको आप लर्न करते हैं, अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, वो डिपेंड करता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो पैशन, जो लोग कहते हैं ना कि ये मेरा पैशन है, कुछ लोगों का पैशन तो शुरू से ही रहता है एडिटिंग कैरियर का, कुछ लोगों का पैशन जो होता है उनकी मजबूरी भी बना देती है इस फील्ड में, ठीक है। तो एडिटर बनना कोई एक पैशन ही नहीं होता है, एडिटर बनने की कई सारी मजबूरियां भी होती हैं। जो मेरे साथी हैं, जो आजकल युवा आ रहे हैं, उनको एक बताऊंगा, जैसे मुझे बताया कि भाई आप खाली एडोबी प्रीमियर मत सीखो, उसके साथ तो कुछ एक सॉफ्टवेयर हैं जो आपको सीखने ही पड़ेंगे अगर आप इस लाइन में रहते हो, अगर आप पैशन बनाना। बिल्कुल, क्योंकि कई एडिटर मेरे साथ ऐसे भी हैं
और कई एडिटर को मैं जानता हूँ मार्केट में जो अच्छे खासे जॉब कर रहे हैं, पर उनके साथ आप ये कह लो कि एक लक फैक्टर है, या फिर वो मतलब कि कभी उन्होंने जॉब ही चेंज नहीं किया। उनको ये लगता है कि केवल एक सॉफ्टवेयर के सीखने से उनका सारा जो है ना दुनियादारी वैसी की वैसी चलती रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस फील्ड में केवल एक सॉफ्टवेयर के भरोसे बैठना ये बहुत बड़ी मूर्खता है जी। कि आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एडोब ऑडिशन हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स आपको आना ही चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एडिटर बनने से पहले आपने स्ट्रगल्स देखे थे, अब एडिटर बनने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स आए? मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो नाइट में लगी थी मेरी। अच्छा। जो हमारे सीनियर्स थे क्या वो हमें रात को थोड़ा बहुत बता देते थे और खुद अपना ऐसे काम करना और खुद सो जाते थे। तो हमारे जैसे फ्रेशर लोग हैं भाई, उनके ऊपर ये रहता था कि तुम्हें काम सीखना है, तुम्हें करना है, नौकरी बचानी है। सीनियर लोग हैं कि अपना 11-12 बजे, जैसे हमारी रात की शिफ्ट होती थी तो वो अपना 11-12 बजे के बाद वो सो जाते थे और हमें थोड़ा सा गाइड कर जाते थे कि भाई ये कर लेना है और कुछ चीजें रहेंगी हम सुबह देख लेंगे। फाइनल मास्टर वो देख लेते थे, बाकी तो हमारे लिए भी ये था कि भाई हमें मौका मिल जाता था, टाइम मिल जाता। तो हम जैसा हमसे धीरे धीरे करते गए, हमारे सीनियर थे वो सुबह उठते 4-5 बजे जल्दी से और फिर देखते भाई अरविंद क्या काम किया, दिखा तुमने। मैंने कहा सर ये देखो ये किया है। बोला यार तुमने कर तो दिया ठीक, पर क्या मैं कर लूंगा, तुम बैठ जाओ, अब तुम बैठ जाओ मैं कर लूंगा। वो क्या है फिर वो अपनी जिम्मेवारी संभाल लेते थे वो फटाफट करके, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस थे हमसे और हम फ्रेशर थे, वो फटाफट झट से अपना निपटा देते थे। तो ऐसे रात को मेरी शिफ्ट शुरू हुई पहली और वहीं से मैंने सीखा। और जैसे ही कुछ टाइम मतलब 2 महीने लगातार मैंने 3 महीने लगातार मैंने नाइट की शिफ्ट की और मेरे लिए क्या है दिन नहीं था। रात को मैं काम करता, सीखता अपना, दिन में फिर मैं सुबह घर जाता, खाना खाकर नहा धोकर सो जाता और शाम को 5-6 बजे उठता। तो उस टाइम ऐसा लगता था कि भाई जैसे सुबह होने वाली है, लेकिन मेरे लिए वो फिर वो जॉब का टाइम हो जाता था। मैं 2-3 महीने तो मैं दिन भूल ही गया था, उल्लू वाला जिंदगी मैंने जी है 3 महीने। तो फिर अचानक से मेरे ऑफिस से मुझे पता चलता है कि मेरी शिफ्ट चेंज हो गई है, तो मुझे इवनिंग प्राइम टाइम में डाल दिया। अच्छा। तो उसमें बहुत प्रेशर रहता है, बिल्कुल आपकी गलती की गुंजाइश नहीं है और धड़ाधड़ आपके पास काम आएगा और आपको निपटाना पड़ेगा। आपके एक माइक्रो सेकंड की है उसकी अलग वैल्यू है, और वो क्योंकि डेली शो होता है प्राइम टाइम का। मेरे जो सीनियर थे नाइट वाले, उन्होंने मुझे जैसे एक तरह से हैंड ओवर किया इवनिंग वाले को, मेरे सीनियर को कहा कि भाई ये अरविंद लड़का है और इसको थोड़ा सा संभाल लेना, प्राइम टाइम में आ रहा है तो उसको थोड़ा सा संभाल लेना, बच्चा नया है कर लेगा अपना। तो मेरे जो सीनियर थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सिखा देंगे, प्रेशर अपने ऊपर लेगा, धीरे धीरे सिखा लेंगे। मेरे ऊपर है ना प्राइम टाइम में इतना जल्दी प्रेशर आ गया, महसूस हुआ मुझे, क्योंकि मैं अब तक तो नॉर्मल कर रहा था, सीख रहा था, देख रहा था और एकदम से सीखता हुआ अगर कोई बंदा एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कंधे पर जिम्मेवारी आ जाए, ऊपर से गलती की गुंजाइश ना हो और ऊपर ये पता चले कि आपके पास तो बंदा प्रेशराइज हो जाता है और आपके पास 2 सीनियर है वो डांट मारेंगे, सुनाएंगे, लेकिन वो इंटरनली होता है, डर होता है। हाँ, डर होता है। हालांकि मुझे कभी मैंने ऐसे कोई ब्लंडर मिस्टेक नहीं की, गलती नहीं की, लेकिन ये कहूंगा कि भी ऐसा एक्सपर्ट भी नहीं था मैं। कई बार ऐसा होता है कि प्राइम टाइम का शो लगा हुआ है शेड्यूल में पर एडिट नहीं हुआ है और एडिट कुछ देर पहले ही होता है। अब उसमें क्या होता है कि कभी तो फुटेज बहुत ज़्यादा आपको लंबी मिल जाएगी, कभी बहुत पेचीदा चीज़ें उसमें हो जाएंगी, आप सोचो कि कैसे हुआ, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो उसमें एडिटर, अच्छे खासे एडिटर को भी मैंने, एक्सपीरियंस वाले एडिटर को देखा प्राइम टाइम पे घबराते हुए। जी ये उनको भी लगता है कि शायद पता नहीं आज मतलब कि मेरी नौकरी ना चली जाए। बिल्कुल, देखो ऐसा है प्राइम टाइम का आज भी और पहले का भी दौर की मैं बात करूं तो आज भी प्रेशर है। सबसे हैवी जो मैं शिफ्ट कहूंगा उसको प्राइम टाइम माना है, क्योंकि लोग जो एक आम जो लोग हैं, कॉमन है कि अपने दिन भर की नौकरी करके शाम को घर आते हैं, उसको भी पता है कि भाई अभी मेरी ऑडियंस आई है तो मुझे अच्छी चीजें, फ्रेश चीजें और बिल्कुल निचोड़ के चीजें उनको पेश कर, जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। और इसमें क्या होता है ना कि ऑडियंस ब्रेकडाउन हो जाता है अगर यदि एक एडिटर का मिस्टेक हो जाए उस प्रोग्राम में। वीडियो एडिटर जब एडिट करता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जब वो एडिट करता है तो वो अपने दिमाग में क्या चीज़ें लेके एडिट। देखो वीडियो एडिटर की मैं बात करूँ तो वीडियो एडिटर के पास जब वो काम करना शुरू करता है उसकी 2 ही जिम्मेवारियाँ होती हैं, काम बढ़िया जाए, गलती की गुंजाइश नहीं होती है, और अपने काम में क्रिएटिविटी लेकर आए, और उस चीज़ के लिए उसको फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज के हिसाब से जो हमें मतलब टाइम या डेडलाइन जो मिलता है,
तो क्या आपको लगता है कि इस हिसाब से, क्योंकि कई एडिटर्स ये कहते हैं कि सर या तो मैं स्पीड देख लूँ या तो मैं क्रिएटिविटी पे फोकस कर लूँ, तो क्रिएटिविटी और स्पीड विद डेडलाइन कैसे पॉसिबल हो जाता है? देखो ऐसा है, मैं कहूँगा ये एक, जब हम फ्रेशर और एक्सपीरियंस के बीच का जो गैप होता है ना, उस दौरान ये चीज़ें हमें खुद ही एक्सपीरियंस होती है कि स्पीड भी जरूरी है और आपकी क्रिएटिविटी भी जरूरी है और आपकी गलती की गुंजाइश तो फिर से मैं कहूँगा नहीं होती है। तो स्पीड, क्रिएटिविटी और क्वालिटी, आपको तीनों चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी और ये चीज़ें आप एकदम से नहीं सीख पाएंगे। ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा। आप किसी का काम कर रहे हो, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, तब आपको सारी चीज़ें, मतलब एक टाइम दोगे आप अपना, तो धीरे धीरे चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपसे कभी कोई ऐसा ब्लंडर मिस्टेक हो गया हो जब आपको लगा हो कि आपकी जॉब जा सकती है, या बॉस तुरंत आपको फायर आउट करने वाला है, या फिर आपको ऐसा लगे कि यार आज तो मतलब कि बहुत बुरा दिन गया? कभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? कभी ऐसा हर किसी एडिटर की लाइफ में ऐसा नहीं कि किसी के साथ नहीं हुआ हो। डर हर किसी को होता है अपनी नौकरी का, अपनी जॉब का और अपनी गलतियों का। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब मैं अपने सैटेलाइट में न्यूज़ चैनल में काम करता था, तो हमारी न्यूज़ क्या ब्रॉडकास्ट होती थी वो दिखती थी, उसमें कहीं ब्लैक चला जाता था बीच में, कोई साउंड कुछ ही फ्रेम्स के लिए, तो उसमें हमारी क्या क्लास लगा दी जाती थी। हमारे जो प्रोड्यूसर हेड होते थे, शिफ्ट हेड होते थे, वो हमारी क्लास लगा देते थे। उधर से फिर बॉस का अलग से चलता था। क्या वाकई वीडियो एडिटर का कैरियर एक टाइम पे एआई खा सकता है, ऐसा लगता है आपको? देखिए मैं कहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो एआई टूल्स जो है कुछ हद तक आपकी चीजों को इजी कर सकता है, और वो एआई टूल्स तो हम पहले भी यूज करते ही, वो तो काफी टाइम से चल ही आ रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि एआई टूल्स आपके कुछ हद तक आपको रिप्लेस तो नहीं कहूंगा, मैं इस चीज को हेल्प कहूंगा। हेल्प कर सकता है, आपके लिए चीजों को इजी कर सकता है, लेकिन आपको एक मतलब प्रॉपर कंप्लीटली आपको रिप्लेस नहीं कर सकता एआई, क्योंकि उसमें भी उसकी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसके पीछे भी एक इंसान ही बैठकर उसको ऑपरेट करता है, उसको दिखाता है। लेकिन ये नहीं है कि आपको 100% आपको वो स्विच कर दे या मार्केट से बिल्कुल फिनिश कर दे, ऐसा नहीं होगा कभी। आपको अगर डाटा कॉपी करना है ना शूट के बाद कैमरे से, तो वो चिप आप ही को निकाल के कॉपी करनी, वो एआई नहीं कर सकता। ऐसा कोई कमांड नहीं है कि वो सीधे कोई चिप निकाले और वो कंप्यूटर में लगाए डाटा कॉपी करे। उसके बाद भी अगर यदि एआई ऑटोमेटिक सारे मान के चलिए कि प्रीमियर में जितने भी साइलेंस गैप हैं उसको वो एडिट कर देता है, हटा देता है, सिंक्रोनाइज कर देता है, सब कुछ कर देता है, लेकिन उसके बाद भी बॉस को कौन बताएगा कि ये मोन्टाज में मुझे रखना है, ये चीज़ें इसमें रखनी है? इसके लिए तो एक ह्यूमन ब्रेन की ज़रूरत होती है कि एडिट कैसा जाए। वीडियो एडिटर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? देखिए वीडियो एडिटर के लिए तो ये कहूँगा, आज के मार्केट में आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। उन 100 लोगों से अगर आप कॉम्पीट करेंगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ सीखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। तो वही चैलेंज यही है कि अपने आप को अपडेट करिए वीडियो एडिटर के लिए, हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, और कभी ये मत सोचिए कि मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ। अगर आप हर रोज सीखेंगे, नए नए टूल्स सीखेंगे, वीडियो एडिटिंग की नई स्किल्स सीखेंगे, तो आप अपने आप को अपडेट रख पाएंगे, मार्केट में आपको स्टैब्लिश रख पाएंगे। आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर रहना है तो ये आप कर पाएंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अपने आप को एक्सपर्ट समझना और नई चीज़ों को नहीं सीखना, पुरानी चीज़ों को लेकर बैठे रहना, ये मतलब नहीं है। पहले की एडिटिंग में और आज की एडिटिंग में आप कितना डिफरेंस देखते हैं? पहले की एडिटिंग में आज की एडिटिंग में इतना ही फ़र्क है कि पहले की एडिटिंग एक मतलब एक अलग तरह की थी, और आज की एडिटिंग में ये है कि भाई आज जो एडिटिंग चल रही है ना वो रफ एडिटिंग है। हमारे जो टाइम की एडिटिंग होती थी उस टाइम में चीज़ों को, सारी चीज़ों को देखना पड़ता था कि इस पर म्यूजिक पर काम हो रहा है, बीट पर काम हो रहा है, एडिटिंग होती थी। लेकिन आज क्या है, रफ एडिटिंग है, कट टू कट आपकी चीज़ें चल रही हैं और आपको 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर आपका पूरा मैसेज। और जबकि एडिटर को ये पता है कि ये जो एडिट है ये एडिट के सेंस के हिसाब से खराब जा रहा है और ये म्यूजिक पे भी सही से नहीं बैठ रहा। आप मतलब ग्राफिक्स का सेंस कह लो या एडिटिंग का सेंस कह लो, सिनेमैटिक्स से तो कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज़ों का। मतलब यूट्यूब ने या इंस्टाग्राम के रील्स ने या कह दीजिए कि ब्लॉग एडिटिंग्स ने इस माहौल को इतना वो कर दिया है कि आप ओरिजिनल एडिट क्या होता है, एक सेंसिबल एडिट क्या होता है, वो आपको केवल अब फिल्मों में देखने को मिलता है बस। या आप डॉक्यूमेंट्रीज उठा के देख लीजिए, या कॉर्पोरेट वीडियोस उठा के देख लीजिए, या सिनेमैटिक वीडियोस उठा के देख लीजिए, या सिनेमा की कोई भी वीडियोस उठा के देख लीजिए, फिल्म्स देख लीजिए। मेरे हिसाब से केवल वही एक आपका सेंसिबल एडिटिंग है जिसमें आपके साथ फीलिंग्स, जिसमें म्यूजिक के साथ
सीन्स जाते हैं। यहाँ पे तो ऐसा हो गया है कि मीम्स बनाने के चक्कर में लोग ऐसे से एडिट कर रहे हैं, म्यूजिक कुछ है लगा कुछ और रहे हैं, ठीक है, उससे एक अलग सेंस जनरेट हो रहा है, लोगों को उससे मजा आ रहा है और वो वायरल हो रहा है। ये क्या है ना कि आप तो इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकलते हो कि मुझे सेंसिबल एडिट करना है, जब आप मार्केट में आते हो तब आपको कुछ और ही मिलता है एडिट करने के लिए, आपको लगता है कि ये क्या ट्रेंड चल रहा है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको जो सिखाया जाए, जैसे सिखाया जाए वैसे ही मार्केट में चलता है। अगर किसी को एडिटर बनना है, उनके पास भी पैसे नहीं है ज्वाइन करने के लिए, तो क्या वो YouTube से सीख कर एडिटर बन सकता है? आपको YouTube पर भी आपको लेसन मिल जाएंगे वीडियो एडिटिंग के लिए, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंस्टीट्यूट और जहाँ पर आप किसी वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन के अंडर अगर आप सीखते हैं तो उसमें ये रहेगा कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाए। हाँ बिल्कुल, वो मार्केट के करंट मार्केट के एक्सपीरियंस को वो आपको बता देता है कि ये आजकल के मार्केट के ट्रेंड में चल रहा है, या अगर यदि मैं न्यूज़ में काम कर रहा हूँ तो न्यूज़ का पैकेज कैसे एडिट होता है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज के डेट में वीडियो एडिटर के लिए फ्रीलांसिंग का ऑप्शन कितना सही है और कितना गलत है। एडिटर को फ्रीलांसिंग कैरियर ऑप्शन ही चूज़ करना चाहिए। स्टार्टिंग की जर्नी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे एडिटरों को जानता हूँ जो मुझे मैसेज करते हैं जिनका एक्सपीरियंस नील रहता है, या जिन्होंने 6 महीने या 1 साल ही एक्सपीरियंस लिया होता है। वो मेरे से कहते हैं कि सर आपके पास कोई फ्रीलांस वर्क है तो मुझे दे दो, ठीक है। एज पर योर एक्सपीरियंस ऑफ 13 ईयर्स, कि आपको क्या लगता है कि ये फील्ड में केवल हम फ्रीलांसिंग से सर्वाइव कर सकते हैं, या हम जॉब करके सर्वाइव कर सकते हैं, या जॉब और फ्रीलांसिंग दोनों से सर्वाइव कर सकते हैं? शुरुआत में आप कोर्स करते हो या सीखते हो, जरूरी नहीं आपको तुरंत ही फ्रीलांस वर्क मिल जाएगा। उसको आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, नेटवर्किंग बनानी पड़ेगी, लोगों से में लिंक्स बनाने पड़ेंगे। तो नेटवर्किंग बहुत जरूरी होता है इस फील्ड में। अगर आपके पास नेटवर्किंग नहीं है, एडिटर्स का नेटवर्किंग नहीं है, काम का सोर्स नहीं है, आपके पास क्लाइंट्स से जान पहचान नहीं है, तो आपको कभी भी मार्केट में काम नहीं मिल सकता। आपको एक अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है, या तो आप अपनी एक वेबसाइट पे अपनी पोर्टफोलियो डाल दीजिए, या बिहेंस पे आप अपनी पोर्टफोलियो अपडेट कर लीजिए, या किसी को भी आप भेजते हैं तो पोर्टफोलियो भेजिए, अपने वीडियो क्लिप्स भेजिए, वीडियो प्रोफाइल्स भेजिए कि मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ। किस तरह के आप एडिटर हैं? आप वेडिंग एडिटर हैं, न्यूज़ एडिटर हैं, कॉर्पोरेट वीडियोस एडिटिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज करते हैं, यूट्यूब या शॉर्ट्स एडिटर्स हैं। वीडियो एडिटिंग के कैरियर में सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन और सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? देखिए, हर वीडियो एडिटर के लिए सबसे बड़ी एक खुशी की बात ये होती है कि वो जो अपना काम करता है और जहाँ भी उसको भेजना है, जहाँ पर भी टीवी पर चलाना है या मूवी है या कोई भी आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और वो जब देखता है कि उसने किए हुए काम को अपनी आंखों से किसी टीवी स्क्रीन पर देखना या किसी ऐसी जगह बहुत बड़े जगह पे देखना, काफी करोड़ों लोग आपके कामों को देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है वीडियो एडिटर के लिए। और सबसे फ्रस्ट्रेशन की बात ये होती है कि जब आप एक ही काम आप कर रहे हो और आपका कोई क्लाइंट है मान लो, और वो आपको बोल रहा है कि ये चीज़ इसमें एडिट कर देनी, आपने कर दी, वो आपने उसका देखा कि आपकी फिल्म बन रही है, आपकी वीडियो बन रही है, एक घंटे की बन रही है, और आपने रेंडर पर लगा दिया उसको। फिर रेंडर कंप्लीट करके जब आपने अपने क्लाइंट को दिखाया, वो क्लाइंट ने कहा ये माइनर मिस्टेक है, तब एक बार तो आपको लगता है कि यार क्या, फिर भी आप उसको कर देते हो। लेकिन वही चीज आप अगर बार बार की जाए तो सबसे बड़ी वीडियो एडिटर के लिए ये सबसे बड़ी मतलब दुखदपूर्ण बात है। सबसे दुखद। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है मैं आपको बताऊं कि चलो एडिट तो चलो ठीक होता है, लेकिन एडिट के साथ साथ ना म्यूजिक चंक्स कटते रहते हैं साथ साथ। अब मान के चलो कि अगर एडिट कट रहा है तो म्यूजिक भी उसका कट रहा है। अब म्यूजिक कट गया तो सारा सेंस गलत हो गया। आपने डार्क फेजेस क्या देखे हैं इस कैरियर में अभी तक? देखिए, डार्क फेजेस ये है कि आपकी इस वीडियो एडिटर की लाइन में ना आपकी जॉब ये नहीं है कि आप नौकरी पर लगे हुए तो कल भी नौकरी रहेगी। उसके लिए सबसे बस ये है कि भाई अपना आज है जो काम आप खुशी से करिए, पॉजिटिव होकर करिए, और चीज़ों को सीखते रहिए। जो इस फील्ड के बारे में बिल्कुल अननोन है, ठीक है, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देते हो कि क्या उनको इस फील्ड में आना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे? नहीं, ऐसा तो नहीं संभव हो लगता है मुझे। फिर भी मैं कहूँगा कि हर इंसान के अपने अंदर एक क्वालिटी होती है, एक स्किल्स होती है, जिसको वो खुद को उसको पहचानना पड़ता है। आप उसी में टाइम दीजिए कि आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो उसको अपना पैशन बनाइए, उसको लगन के साथ सीखिए और उसको अपनी मेहनत देते रहिए। एज ए वीडियो एडिटर आपको क्या ऐसा लगता है जो दूसरे वीडियो एडिटर अपने लाइफ के बारे में कभी वो चीजें शेयर नहीं करना चाहते? क्या हर वीडियो एडिटर क्या है, आपस में एक दूसरे एडिटर को अपना कॉम्पिटिटर समझता है। वो इंटरनली जो स्किल्स होती हैं जिससे आप अपनी वीडियो एडिटिंग की स्किल्स को और इनहेंस कर सकते हो, वो आपसे हाइड करके रखेगा। वो सिर्फ उतनी ही हेल्प करेगा जितनी उसको लगती कि जायज है। अगर आपका उससे अच्छा लिंक बन गया तब तो ठीक है।
अदरवाइज वो आपको उस मतलब सीखने ही नहीं देगा। आपको क्या लगता है कि और सारे कैरियर में और वीडियो एडिटिंग के कैरियर में पैसा अर्निंग जो होता है वो कितना होता है? क्या एक अच्छा खासा इंसान इसमें सरवाइव कर सकता है? अगर आप पैसे की लालसा रखते हैं हाँ। इस कैरियर में तो आपको पैसा नहीं है भाई। अगर जितना आपको मिलेगा मार्केट में आज के टाइम पर, आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ सीखनी पड़ेगी। और लेकिन तब भी आप जो ये ख्वाहिश लेकर आते हैं कि मुझे इसमें इतना भारी भरकम पैसा मिलेगा, मैं ये करूँगा, ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी को एक लिमिटेड दायरे में लेकर जी सकते हो इस कैरियर के। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि एडिटर्स पैसे नहीं कमाते हैं। बंसाली जी के जो एडिटर हैं, जिन्होंने पद्मावत या रामलीला, मैंने देखा था उनका इंटरव्यू, तो वो काफी अच्छा पैसा कमा। लेकिन उस वहां तक पहुंचने के लिए भी तो मेहनत भी तो कितनी कड़ी करी होगी, उसमें कितना टाइम लगाया होगा, वो आसान नहीं है ना। बिल्कुल। अब कोई ये सोचे कि मैं शॉर्ट्स एडिट करके या यूट्यूब के वीडियोस एडिट करके या फिर मैं धीरे अपनी जर्नी को लेके मैं एक बहुत अच्छा पैसा कमा लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है, संभव नहीं, बिल्कुल नहीं है। बेसिकली मुझे यहाँ पे डिमोटिवेट करने का किसी को नहीं है, किसी भी एडिटर्स को, बट मैं आपको ये फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जो एडिटर्स ये चीज़ें, ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं ना, उनको ये चीज़ें बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई पैसे कमाने के लिए शॉर्ट्स बनाकर, यूट्यूब के वीडियोस बनाकर आप अपनी ग्रोथ को बिल्कुल बढ़ा नहीं सकते हो। अर्निंग सोर्सेज बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते हो, अर्निंग आपकी होगी ही नहीं। जिस तरीके से मार्केट में यूट्यूब के वीडियोस का कॉस्ट है, वो बिल्कुल आप जी नहीं सकते हो, उसमें सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो। आजकल क्या है, वीडियो एडिटर्स भी हर घर में है। आप अपने घर में लेके चलोगे तो 2-3 तो ऐसे मिल जाएंगे मोबाइल से वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। कंपटीशन इतना हो गया कि आप कहाँ खड़े, खुद को कहाँ देख रहे हो। ये देखो ऐप जो एडिटर जो यूज करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए और जो हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसमें कितना डिफरेंस है और कितनी बचकानी है ये चीजें। देखो मैं बताऊंगा, जो अपने आप को वीडियो एडिटर बोलते हैं, वो ऑनलाइन ऐप पर वीडियो एडिटिंग करके सीख कर, देखिए ये वो वीडियो एडिटर नहीं है भाई, नहीं है वो। ये हमारे जैसे जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो इन्होंने इतना टाइम दिया है एक चीज़ों को एक सेंसिबल तरीके से दिखाना, लोगों को दिखाना, वो आसान काम नहीं है। अब वो क्या है, मार्केट में उतर जाते हैं काम लेने के लिए कि भी मैं वीडियो एडिटर हूँ। और क्लाइंट क्या है, आज का जो क्लाइंट है वो क्या है, क्वालिटी तो मतलब इतनी नहीं देख पाता, लेकिन उसको क्या है, पैसे कम देने पड़े हैं, बस उसका काम चल जाए। वीडियो ऐप से आप कैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को कर सकते हो यार। मतलब आप खुद सोचो कि आप एक ऐप से फ्री टाइम रहेगी तो आप एडिट कर सकते हो ना, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी वीडियोस एडिट कर सकते हो, अपनी खुद की थोड़ी बहुत रील्स वगैरह डालने, बस वो तो यही संभव है उन चीजों से। या यूट्यूब पे आपने मान के चलो कि 2 मिनट से 3 मिनट का आपने कोई एडिटिंग ऐप यूज करके भी कर दिया, तो उससे आप कोई एडिटर नहीं बन सकते हो। तो वो तो आपने कट लगाया या बीच के साइलेंस या ब्रेक्स को हटाए, जोड़ दिया, एक्सपोर्ट किया वो उसमें, और उसमें आपने अपलोड कर दिया। पर आपको क्या पता चल रहा है कि उसमें उसका रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए था और बिट रेट क्या होनी चाहिए, उसके बाद से वो कितने एमबीपीएस पे एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सब चीज़ तो एक्सपीरियंस से पता चलेगी, पढ़ने पे पता चलेगा। वो VVR 1 पास है या VVR 2 पास है, ऑडियो में कितना हर्ट्स है, ये सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तो वो ऐप दे ही नहीं रहा आपको। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं एक टेक्निकल वीडियो एडिटिंग के लाइन में हूँ या मैं, और उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर ये एडिट ही करना होता तो लोग 1.5 लाख 2 लाख या 10-10 लाख रुपए के सिस्टम अपने घर में क्यों रखते। बिल्कुल। अगर आपको ऐसा फिर भी शक है तो आप किसी से काम मांग के देख लीजिए, अपनी वो प्रोफाइल्स दिखाकर जो आपने ऐप से एडिट किया है। मार्केट में आपको कोई काम नहीं देगा, लोग हंसेंगे कि आप ये क्या काम करके आए हो, कैसे। आज कई मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग हैं, जब कंपनी में मैं काम करता था पिछले में, तो वो बोलते थे कि हमारा रिज्यूम आया, जैसे रिक्वायरमेंट थी वीडियो एडिटर की, वो बोला कि भाई वीडियो एडिटिंग आती है, वो आ जाता है अपना, तो बोलता है हाँ आती है सर। तो हमारे जो इंटरव्यू ले रहे थे, हमारे जो HR थे, उन्होंने कहा भाई यहाँ किस पर काम करते हो, उन्होंने कहा सर कि काइन मास्टर पर करता हूँ। अब HR उसको देखकर मतलब एकदम शौक हो गया कि कहाँ आपने रिज्यूमे भेज दिया और यहाँ आ गए वीडियो एडिटर, अपने आप को वीडियो एडिटर भी बोल रहे हो। कैपकट है, ऑटो ट्रांसलेट करने के लिए सबटाइटल्स आपको मिल जा रहे हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि यार ये इतना बढ़िया VFX आ गया, इतना बढ़िया आ गया, ये तो एडिटर भी नहीं करता है और मैंने तो इतने में कर दिया, तो कुछ उनको फितूर हो जाता है। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, रियलिटी बताऊं कि ऐसे एडिट्स ना आप फ्री टाइम में रहकर अपने मन से करते हो। जब आपको क्लाइंट कहता है ना कि मुझे ऐसा इफेक्ट चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे टेक्स्ट यहाँ से जाए ऐसे आए, तब आपको लगता है कि यार वाकई एडिटिंग क्या होती है। और मैंने अपने एडिटिंग में जो है ये तो अपने मन पसंद की एडिटिंग की थी, ऐसा इसका कोई लेना देना नहीं है मार्केट से। तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट से कि भाई
जो इस तरह के एडिट करके या जिन्होंने इस तरह के एडिट प्रोफाइल्स बना के अपने आप को एडिटर समझ रखा है, तो वो बहुत डार्क फेज में है। मार्केट में फ्रीलांसिंग करते समय बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं एडिटर्स के साथ, काम ले लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं। आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है? देखिए, फ्रीलांस का अगर काम करना है आपको, चाहे जहाँ से भी मिले, कैसे कर सकते हो कि भाई आप अपना जो आप काम उसको दे रहे हो, जो आपकी कॉस्ट है, उसका कुछ परसेंट लेके आप शुरुआत कर सकते हो। ताकि देखिए इसमें ऐसा रहता है कि क्लाइंट को भी ये रहता है कि मेरा 100 में से 20% अमाउंट ही गया है, 25 गया है, और उधर से अपना वीडियो एडिटर को भी ये लगता है कि मैंने अपनी जो कॉस्ट है उसका कुछ परसेंट ले लिया है, तो मुझे काम करना पड़ेगा या मैं कर सकता हूँ या और मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो वो क्या है, दोनों बैलेंस किए जा सकते हैं इससे कि आप अपनी जो आपकी कॉस्ट है काम करने की, कुछ परसेंट ले लीजिए और उसको सामने वाले अपने क्लाइंट को भी ये सेटिस्फाइड कीजिए कि मैं आपका देखिए ये अमाउंट बनता है, उसका कुछ परसेंट ले रहा हूँ, इसमें से ना तो आपका लॉस होगा ना मेरा ये होगा कि मैं बहुत बड़ा रिच पर्सन बन जाऊंगा या बड़ा बन जाऊंगा इस चीज़ को लेकर। तो आप वो चीज़ें आप उसके साथ बात करके उन चीज़ों को अपने, जब आप उनसे इस काम के लिए डील करोगे, वो आप उनको सेटिस्फाइड कर सकते हो, खुद भी सेटिस्फाइड हो सकते हो। क्लाइंट अगर यदि आपको वो भी पैसे ध्यान देना चाहे तो मैं ये सीधे कहूँगा कि उस क्लाइंट के साथ आप काम ही मत करो। नहीं, फिर वो आप काम छोड़ दीजिए, फ्रॉडबाजी हो जाएगी आपके साथ। और एक चीज और कि काम कभी भी डिलीवर करो ना तो वाटरमार्क लगा के दो। जी बिल्कुल, ये जब तक आपकी पूरी पेमेंट नहीं आती है ना, तब तक वाटरमार्क का इस्तेमाल कीजिए, तब तक वाटरमार्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके एक्सपीरियंस नहीं, ये बिल्कुल सही कही आपने बात कि अपने काम के ऊपर जब तक आपकी फुल पेमेंट आपको नहीं मिल जाती, अकाउंट में नहीं आ जाती, तब तक आप अपना जो आपने काम किया उनको वाटरमार्क लगा दीजिए और उसको दे दीजिए कि मैंने आपका काम कर दीजिए, ये ऐसा है। अगर वो आपसे वीडियो भी मांग रहा है ना कि एक बार मैं देखना चाहता हूँ, तो इतने कम रेजोल्यूशन का बनाइए, जैसे 320 240 का बना के दे दीजिए, ठीक है, और उस पर भी वाटरमार्क लगा दीजिए। वाटरमार्क भी ना लेफ्ट टू राइट, टॉप टू डाउन ऐसे लगा दीजिए कि वो किसी भी पार्ट को कट करके ना करे, यूज कर सके, है ना, क्योंकि इसमें आपकी मेहनत है यार। इसमें आप ये समझो कि आपने उस प्रोजेक्ट को बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह लिया, उसमें आपको पेमेंट भी नहीं मिली और आपका नाम भी नहीं मिला, और जबकि क्लाइंट आपने आपके किए हुए प्रोजेक्ट को इस्तेमाल भी कर लिया, तो सबसे बड़ा तो फ्रॉड यही हो गया आपके साथ, को आपको नाम तक नहीं मिला, नाम तक, पेमेंट तो छोड़ो, आपको नाम तक नहीं मिला, और वो आपको कल के ब्लॉक कर देता है। आप उसको मैसेज करते रहो ना, मैसेज कॉल करोगे तो ब्लॉक ही करेगा। तो ये फील्ड में आपको क्लेवर होने की बहुत जरूरत है, आपको सजग होने की बहुत जरूरत है। काम उसको डिलीवर करो तो फुल पेमेंट लेने के बाद ही काम डिलीवर करो, क्योंकि आपने तो एडिट कर दिया है, अब उसके एडिट का करोगे क्या? एडिट का करोगे वो आपको कहाँ यूज करना है? वो आपको करना क्या है यूज उसका? किसी का शादी कहीं वीडियो है, आप उसकी कहाँ यूज करोगे? आप कहीं नहीं कर सकते। फ्रीलांस के काम में तो ये है कि सबसे बढ़िया बात, आप स्मार्ट बनिए, बिल्कुल स्मार्ट बनिए और फिर आप फ्रीलांस काम कर सकते। फ्रीलांसिंग आपको स्मार्ट सिखाता है, स्मार्ट बनना सिखाता है कि, और जिम्मेदारियां बताता है कि आप ऐसे जिम्मेदार हो सकते हैं और ऐसे क्लेवर हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं। कैसे स्मार्ट? हाँ, और अपने काम के साथ भी आप मतलब कोई आपके काम के साथ चीट ना कर पाए, और आपको सेंस आता है कि आप कैसे जागरूक हैं। एक क्वेश्चन और जनरली जो सबसे ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि लड़कियों के लिए ये वीडियो एडिटिंग का कैडेट कितना सेफ है? जहाँ आप काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी आपको क्या दे रही है, किस हिसाब से आपको पिक एंड ड्रॉप मिल रहा है, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ। कल के आपकी शादी होती है तो हो सकता है कि शादी के बाद आपकी नाइट ड्यूटी लग जाए पोस्ट प्रोडक्शन हाउस में। आप कहोगे मुझे तो पता ही नहीं था कि इस फील्ड में ऐसा भी होता है। कई लड़कियाँ शादी करने के बाद एडिटिंग कैरियर भी ज्वाइन करती हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि पोस्ट प्रोडक्शन हाउस में 2-2 दिन 3-3 दिन तक लोग घर नहीं जाते हैं, एडिटर्स घर नहीं जाते, लगातार काम कर रहे हैं, वही चीजें आपको मिल रही है, सब कुछ चीजें, खाना वहीं पे, खाना पीना सब, सोना होना सब वहीं पे ही है। तो लगातार 3-4 दिन तक एडिटर्स ने दिन रात जग के एक प्रोजेक्ट को काम करने में लगे रहते हैं, और ऐसी उनकी पूरी टीम होती है। ना तो आपका मैनेजर, आप वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अकेले काम कर रहे हो, आपको अकेला छोड़ दिया उस प्रोडक्शन में, आपके साथ बहुत पूरी टीम होती है, काम देखने वाले हैं, आपको रात को भी क्या चीज की जरूरत है वो सब देखने वाले हैं, आपकी सेफ्टी है, सब कुछ है। आपकी आंखें लाल होती हैं और उसमें भी कलर करेक्शन हो रहा होता है ना, ये तो फैक्ट है ना। आपका दिमाग केवल चल रहा होता है कि मुझे बस काम करना है, उसके सिवा आपको कुछ नहीं होता। मतलब इस फील्ड में ना वर्कहोलिक होना पड़ेगा, तभी आपको जाके एक अचीवमेंट मिलेगा। जो आप कह रहे हो ना कि एक मेरा जज्बा बने, एक मुझे लोग जाने, तो लोग जानते हैं भाई, लोग जानते हैं, लेकिन उसके लिए अपने आप को ना अपना खुद का समर्पण पूरा करना पड़ेगा, पूरा समर्पण करना, मेहनत करनी पड़ेगी और आप एक डटे रहिए। कई लोगों का ये कंप्लेन होता है कि एडिटिंग जो है ना बोरियत पैदा कर देता है। बार बार जो क्लाइंट्स चेंजेस करवाते हैं ना, उससे एडिटर बोर हो जाते हैं, ठीक है। और कई एडिटर को ये लगता है कि एक करेक्शन या एक या 2 बार करेक्शंस तो ठीक होता है, पर आप
आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि रियलिटी क्या होती है जब आप काम लेते हो। उस समय तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब तक वो काम डिलीवर नहीं होता उसके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये मैं जनरली इसलिए बताना चाहता हूँ लोगों को, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि काम लेने के समय और काम देने के टाइम तक क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने करेक्शंस तक आ जाते हैं, मतलब क्लाइंट किस हद तक एक्सपेक्ट करता है आपसे, क्लाइंट को लेकर या अपने किसी काम को लेकर जो बार बार हमसे चेंज करवा रहा है, तो क्या हम फेड अप हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, इरिटेशन हो जाती है, ठीक है, बार बार चेंज कर रहा, आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो हम जिस मशीन पर काम कर रहे हैं वो भी क्या है, टाइम लेती है। अब 1 घंटे में आपका रेंडर निकल रहा है, 1 घंटे में आपको बड़ी माइनर सा चेंज था वो आपने 1 घंटे में करके उसको दे दिया, और फिर दोबारा से बोल रहा है कि नहीं इसमें ये चीज़ है, फिर भी आपने दे दिया। फिर वो ये रहता है कि यार मैंने उसको जब 2 बार रेंडर निकाल के दे दिया तो एक चीज एक ही बार में वो चीज देख कर नोट करके मुझे बता सकता है। तो यहाँ से क्या हमें इरिटेशन शुरू होती है और क्लाइंट के ऊपर क्या गुस्सा आता है, बहुत बहुत गुस्सा। इन्होंने ना मतलब कि हर एडिटर की एक फीलिंग बता दी है कि भाई ये हर एडिटर के साथ ही होता है, खास करके जो फ्रीलांस में जो काम करते हैं उनके साथ तो ये अक्सर होता ही होता है, हमेशा होता है कि भैया बार बार वो चेंजेस करवाते हैं और ऐसे चेंजेस करवाते हैं कि वो फिर ना आपको लगता है कि ये क्लाइंट ना बेवकूफ़ जैसे काम करवा रहा है, ये जैसा चाहता है करके दे दो, अब मैं अपनी क्रिएटिविटी इसमें नहीं लगा रहा हूँ, मैंने जो क्रिएटिविटी लगानी थी फर्स्ट टाइम लगा दी, पर क्या है क्लाइंट क्या बार बार चेंज करवाने से जो आपकी क्वालिटी पहले निखर के आती है ना, उस काम को बिल्कुल खत्म कचरा बना देता है। फिर आप ये खुद से दिमाग से सोचना बंद कर देते हो कि जो जा रहा है जाने दो, हाँ मुझे क्या करना, हाँ मुझे क्या करना है, जैसा हो रहा है एडिट होने दो, मुझे तो उसके पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन इसके लिए भी मैं ये कहूँगा कि इसका भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास खुद का, शुरुआती दौर में है, उनके लिए नहीं है, वो एक्सपीरियंस्ड है जैसे आप हो, अच्छा खासा टाइम दिया आपने, तो उसके लिए ये है कि भैया आप अपने क्लाइंट को जब आप मार्केट में वैल्यू बना लेते हो उस टाइम क्या है, आप अपना पोर्टफोलियो अपने घुमा दिया चारों तरफ, आपको लोग जान रहे हैं, मतलब काम दे रहे हो, मार्केट में बैठे हो, आपके पास क्लाइंट आते हैं, तो उस दौरान आप ये बोल सकते हो कि देखो जी मैं इस काम की मेरी ये कॉस्ट है, मैं आपको 3 रिवीजन फ्री में दूंगा इस काम ये मेरी कॉस्ट है 10,000 रुपये, 500 रुपये या 100 रुपये जितनी भी कीमत है मेरी इतनी है, मैं आपको 3 रिवीजन फ्री में दूंगा, जो आप कुछ भी बोलो वो कर दूंगा, लेकिन उसके बाद क्या है मेरा चार्जेज इतना है, इतना मतलब 3 रिवीजन फ्री देने के बाद आप जो है उसके बाद से चार्ज करो तो वो आपके काम का ही पार्ट है। और जो क्लाइंट अगर यदि आपको इस चीज से मना करता है तो वो समझो कि वो आपसे केवल मजे वो आपसे वो काम नहीं लेना है, वो आपको लेबर ट्रीट कर रहा है, वो आपका शोषण, एक तरह से हैरेसमेंट है, शोषण कर रहा है, वो आपकी मजबूरी बस ये समझ गया है कि यार कि इसके पास ये मेरे को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता, उसके पास काम नहीं हो इसलिए मेरा बार बार कर रहा है। ये गलतफहमी उसको दूर करनी बहुत जरूरी है। जो मेरे साथी हैं जो नए फ्रीलांस करे, ये उनके साथ मतलब ये क्या है, उनका डेली रूटीन का उन्हीं के साथ होगा, क्योंकि वो नए हैं, वो शुरुआत में कर रहे हैं, चल यार ठीक है, सबसे ज्यादा उन्हीं का हैरेस होता है। हम जो एक्सपीरियंस वाले तो वो चीजों को समझ जाते हैं, वो ठोकर खा चुके हैं, बहुत बार पैसा उनका क्लाइंट लेके चला भी गया है, काम भी गया, पैसा भी गया, ना मिला, कुछ नहीं मिला। अच्छा लास्ट क्वेश्चन बस मेरा अरविंद जी आपसे यही है जी रजनी, कि आप अपने इस मुकाम को और आगे कहाँ देखना चाहते हैं, या आप अपने आप को मानते हैं कि आप अभी सफल एडिटर हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये थोड़े सी क्या है आपके बोल बड़े हो जाएंगे, क्योंकि इंसान का वो नेचर होता है, बहुत जल्दी ही घमंड आ जाता है उसको। तो सफल तो मैं तब कहूँगा जब मैं एक अच्छे मतलब मेरा ड्रीम क्या है वो उसको मैं अचीव करता हूँ। आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम एज ए एडिटर आप क्या कहाँ तक, किस ऊंचाई तक पहुँचना चाहते हैं? जैसे कि किसी संस्था में या किसी इंस्टीट्यूट में काम करना, कोई किसी लेवल तक जाना, या फिल्म मेकर बनना, या हॉलीवुड में जाके काम करना, किस तरह का? तो मेरा खुद का जो ड्रीम है वो यही है कि भाई कुछ लोगों की हेल्प कर सकूं इस करियर में, इस मतलब इस फील्ड में सीखने के बाद कि भाई कुछ लोगों को हेल्प करूं, ताकि जो लोगों की जब कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं या फिर जो आजकल जो मार्केट में चला है कि भाई ये है वो, उन चीज़ों को दूर कर सकूं। और अगर यदि आप सर से कनेक्ट होना चाहते हैं, यानी कि अरविंद सिंह जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मैं इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं अपने पॉडकास्ट में नीचे शेयर कर रहा हूँ। आप ये कॉन्टैक्ट पर सर से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर यदि आपके पास कोई फ्रीलांसिंग वर्क है तो आप सर से कांटेक्ट होके अपना फ्रीलांसिंग वर्क करवा सकते हैं। रजनीश जी ने अपना जो ये एक लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने का जो ये शुरुआत की है, मैं इनको कहूँगा कि ये थैंक यू वेरी मच, जो आपने मुझे यहाँ बुलाकर मेरे एक्सपीरियंस को साझा करने की कोशिश की, मैं फिर से आपका धन्यवाद करूँगा। और ये जो नए मेरे साथी हैं जो वीडियो एडिटर बन रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हद तक उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी, जहाँ तक हमारी सोच है उसी को लेकर हमने इसको पॉडकास्ट को शूट किया है। तो बस सभी का ये फ़र्ज़ है
कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर यदि आप चाहते हैं कि सर को अगर आप नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में दोबारा देखना चाहते हैं, मैं बिल्कुल सर को इनवाइट करूंगा। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सर से। आप लोगों की डिमांड पे सर दोबारा आएंगे अपने न्यू टॉपिक्स के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। आपके कोई भी क्वेश्चंस अगर यदि हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम इस पॉडकास्ट को समाप्त करें। शुक्रिया जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।